एंड कल्चर में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये 11th क्लास की हेरिटेज एंड कल्चर की एनसीईआरटी की बुक का 6th चैप्टर है, जिसमें नागर शैली का सेगमेंट तो कंप्लीट था। द्रविड़ शैली में हमने विस्तार से एनसीईआरटी और उसके बाद अपने कंटेंट के वाया पल्लव स्टाइल डेप्थ में कवर कर दिया है। और अब हम चोला स्टाइल की बात कर रहे हैं और पांड्या स्टाइल करके हम द्रविडियन स्टाइल को यहाँ वाइंड अप करके हम एनसीईआरटी के वाया प्रोसीड करेंगे। द्रविडियन स्टाइल में जब हम चोला के समय में एंटर हुए तो बात आज बृहदेश्वर मंदिर की होगी। यकीनन मैं उन तथ्य और बातों को रिपीट नहीं करना चाहता जिनका जिक्र हम लेटर म्यूरल ट्रेडिशंस के चैप्टर के दौरान कर चुके हैं। उन बातों को यहाँ पर कहीं भी दोहराया नहीं जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भी दोहराई जाएंगी किसी कारण से होंगी, अदरवाइज आपको वहाँ पर वो मिल जाएगा। लेटर म्यूरल ट्रेडिशन में बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब बात म्यूरल ट्रेडिशंस की, म्यूरल पेंटिंग्स की हुई थी, तब भी जिक्र इन मंदिरों का हुआ था और मैंने तब भी इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी दे दी थी। इनकी जोग्राफिकल लोकेशन, इनका बनने का समय कालखंड, इनके अलग अलग नामों का कारण और इनकी थोड़ी बहुत आर्किटेक्चरल स्कीम, ये जानकारियाँ तब थी, इसलिए आज बोर्ड पर नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर चोलों के समय में हम चोला आर्किटेक्चर 900 से 1150 कॉमन एरा के अराउंड का पढ़ रहे हैं। इनकी कैपिटल सिटी हुआ करती थी थंजावुर, जिसे आप तंजौर भी कहते हैं, और यहाँ पर ही था बृहदेश्वर मंदिर। इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्रोडक्शन की बात करें तो थंजावुर यानी कि यहाँ पर बना बृहदेश्वर मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम में गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर बना। धारासुरम यानी कि ऐरातेश्वर मंदिर, और त्रिभुवनम यानी कि कंभहरेश्वर टेम्पल, त्रिभुवनम अर्थात कुंभकोणम। ओके, तो ये महत्वपूर्ण मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ऐरातेश्वर मंदिर और कंभहरेश्वर मंदिर ये समय के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। सबसे पहले है बृहदेश्वर, फिर गंगईकोंड चोलपुरम, फिर ऐरातेश्वर, फिर कंभहरेश्वर टेम्पल। ओके, और इनके स्थान भी मेंशन किए गए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, ये स्थान मेंशन किए गए हैं। तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, धरासुरम और तिरुभुवनम ये स्थान है। नीचे मंदिरों के नाम हैं, क्योंकि इसका नाम तो गंगईकोंड चोलपुरम ही है और इसका नाम ऐरातेश्वर है, इसका नाम कंभहरेश्वर है और इसका नाम मैंने बृहदेश्वर बता ही दिया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल प्रोडक्शंस हैं। कुछ चोलों के समय के टिपिकल फीचर्स समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो इनके टेम्पल्स होते थे वो एंटायरली स्टोन के बने होते थे, यानी कि ब्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और ये मेजॉरली ड्रेस्ड ग्रेनाइट स्टोन हुआ करते थे। दीज शो द टेम्पल्स बिल्ट एंटायरली ऑफ स्टोन, और उसमें दो टेम्पल्स की बात अब हो रही है। एक है तिरुकत्तालाई का सुंदरेश्वर टेम्पल, दूसरा है नरतामलाई का विजयालय टेम्पल, विजयालय चोल। तो नरतामलाई का विजयालय टेम्पल और तिरुकत्तालाई का सुंदरेश्वर टेम्पल मैं दिखा दूंगा। इन टेम्पल का जिक्र यहाँ पर हुआ है कि दीज शो द द्रविडियन स्टाइल इन द फॉर्मेटिव स्टेजेस। तो द्रविडियन स्टाइल टेम्पल फॉर्मेटिव स्टेजेस में यहाँ पर नज़र आ गया है, और ये गोल्डन सम पीरियड को अचीव करेगा जब डिक्लाइन आएगा चोलों का। ओके, यूज़ ऑफ वेल ड्रेस्ड ग्रेनाइट हुआ है, क्योंकि एंटायरली ये स्टोन के बने होते थे। पल्लवन इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व्ड इन द विमाना, तो चोलों के विमान में पल्लवों का प्रभाव नज़र आता है, क्योंकि चोलों के ये विमान पल्लवों के रथा से प्रभावित नज़र आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ही पल्लवन इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। सो पल्लवन इन्फ्लुएंस ऑब्जर्व्ड इन द विमाना दैट इज सिमिलर टू द रथास। ओके, महाबलीपुरम के रथ हमने पढ़े हैं। सिमिलर टू द चालुक्यन इन शेप ऑफ द डमिकल फिनियल ऑफ द शिखरा, टॉप पर जो डोम शेप्ड शिखर है और उसके फिनियल्स। ओके, ये चालुक्य स्टाइल से मिलते हैं। तो चालुक्यों के गुण भी नज़र आते हैं, पल्लवों के गुण भी नज़र आते हैं। चालुक्यों के समय से शुरू हुआ एक कंसेप्ट जो कि पल्लवों से आगे बढ़ा, चोलों से होते हुए पांड्यों से बढ़ते हुए विजयनगर और नायका समय में जाकर के ख़त्म हुआ। ये था द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक पूरा फ्लो डायनेस्टी वाइज। ओके, तो उसी चीज़ में फिर चोलों में प्रभाव रहेगा, पल्लवों का भी, चालुक्यों का भी। ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर सिंप्लीफाइड हुआ है पल्लवों के कंपैरेटिवली।
सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सटीरियर कंपेयर टू द पल्लवास विद एलिमिनेशन ऑफ द डिटेल्स। तो डिटेल्स एलिमिनेट हो गई हैं। उसका कारण ये रहा है कि जब हम चोलों की बात करते हैं, इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ तो इसी बात से नज़र आती है कि ये कितने क्षेत्रों में शासन करते थे। बंगाल तक ये पहुँचे हैं, श्रीलंका इनके कंट्रोल में रहा है, जावा और सुमात्रा द्वीप इनके कंट्रोल में रहा है, इंडोनेशिया तक ये व्यापार किया करते थे, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आने जाने वाले चीन के तरफ जो जहाज़ थे उनसे ये टोल वसूला करते थे, उनकी नाकाबंदी किया करते थे। तो अच्छी खासी शक्ति रहे हैं। इनके प्रतिबंधियों के रूप में पल्लव भी रहे हैं, पांड्या भी रहे हैं और चालुक्य भी रहे हैं, उनकी डिफरेंट ब्रांच। उन सभी से उभर करके स्थापित हुए थे चोला। लेकिन चोला की यही जियोपॉलिटिकल समस्या रही हमेशा से ही। एक समय जब वो इन शक्तियों से निपट रहे हैं, एक समय के बाद जब वो मुस्लिम शासकों से निपटेंगे। इन जियोपॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से चोलों की एक खासियत रही कि उन्होंने अपनी जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज सिक्योर करने पर ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू आर्किटेक्चरल स्कीम। और इसी चीज़ में ये नज़र आता है कि जो उनके कॉम्प्लेक्सेस हैं वो स्ट्रेंथ और मैसिवनेस को दर्शाते हैं। मैसिवनेस जो कि हमें नज़र आएगी बृहदेश्वर टेम्पल में। आई बात समझ में? प्लानिंग मॉडेस्ट है, स्ट्रेंथ और मैसिवनेस को दर्शाते हैं। यही कारण है कि सिंप्लीफाई हो जाएंगे, जो डिटेलिंग है वो एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, तो ये चीज़ नज़र आती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सटीरियर कंपेयर टू द पल्लवास विद एलिमिनेशन ऑफ डिटेल्स, एब्सेंस ऑफ द लायन मोटिव एंड पिलर। ओके, जो लायन मोटिव आपको बताया गया था कि सिंह विष्णु जो शासक हुआ करते थे पल्लवों के, उनके द्वारा अपने डायनेस्टी के एम्बलम के तौर पे लायन को अपना लिया गया था। वो जो लायन मोटिव बनते थे पल्लवों के समय में, और वो जो लायन पिलर होते थे, चोलों के समय में अब उनका स्थान नहीं रहेगा, तो वो एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, द्रविडियन स्कीम ऑफ आर्किटेक्चर में उनका खात्मा हो जाएगा। द कैपिटल इज मॉडिफाइड टू बाय एडिशन ऑफ अ नेक मोल्डिंग दैट इज पद्मबंधम। The capital is modified to by addition of a neck molding that is Padma Bandham and the pot kalasha. अभी समझ आएगा। The palagai is expanded to combine the idai underneath। मतलब यही है चोलोस का डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल फीचर जो उन्होंने द्रविडियन में कंट्रीब्यूट किया है। जो पालागाई है, दैट अबेकस ऑफ द पिलर, उसे एक्सटेंड कर दिया और इदाई उसी में ला करके मर्ज कर दिया। ओके, ये आपको अभी नज़र में आएगा और वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो। तो कैपिटल में, पिलर के कैपिटल में बड़े चेंजेस इंडक्ट किए हैं चोलास के द्वारा। सबसे पहले आप यहाँ पर पल्लवों का पिलर देखिए ताकि आपको चीज़ें कुछ क्लियर हों। ध्यान से देखिए। तो हमने ये पढ़ा था, देखिए ये पालागाई था ना, और ये हमने पढ़ा था ये इदाई है ना। ये इदाई हुआ करता था ना। अब ये पल्लवों के समय में पढ़ा हमने, ठीक है। फ़र्क देखिए। अब जब हम आ जाएंगे तो आपको क्या नज़र में आएगा। सबसे पहले चोलों के जो पिलर हैं उन्हें एक स्क्वायर शेप देने की कोशिश की गई है, ऊपर से कैपिटल में जो चेंजेस किए गए। दूसरी तरफ पालागाई को एक्सटेंड करके इदाई के साथ ही जोड़ दिया गया है। वो लुक आपको यहाँ पर नज़र आती है। स्क्वायर शेप आपको नज़र आ रही होगी। आप अगर पल्लवों में आ जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं अंतर। ओके, ब्रैकेट्स कितनी अलग हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चोलाज में आते हैं, देखिए सिस्टम चेंज हो गया। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो पालागाई है पूरी तरह से इदाई उसके साथ ही मैच हो चुका है। पालागाई और इदाई आपस में जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से ये फीचर चोलों के द्वारा ऐड किया गया है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। इतनी बात क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट? बस वही यहाँ पर कहानी थी। सो द कैपिटल इज मॉडिफाइड by addition of a neck molding, Padmabandham and the pot kalasha. The palagai is expanded to combine the idagai underneath. बृहदेश्वर टेम्पल थंजावुर की अगर बात करें,
अलग अलग डेट आती हैं, कोई 1009 कॉमन एरा बताता है, कोई 1010 बताता है, समवेयर अराउंड 1000 कॉमन एरा। द लार्जेस्ट, हाइएस्ट एंड द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट एट इट्स टाइम, अ लैंडमार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। तो उस समय का हाईएस्ट है, लार्जेस्ट है और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये कारण समझ आ जाएगा। प्लानिंग डेडिकेटेड टू शिवा है, सराउंडेड बाय 2 वॉल्ड प्रेसिंक्ट। अगर हम देखें तो इसकी 2 दीवारें हैं, आउटर वॉल देन इनर वॉल। ओवरऑल देखें तो इसका एक रेक्टेंगुलर प्लान है, और इस रेक्टेंगुलर प्लान के अंदर अगर आप आएँ तो जो मेन सेंट्रल वॉल, एक बाहर की वॉल और एक अंदर की वॉल, अंदर की वॉल ओवरऑल रेक्टेंगुलर कैरेक्टर मेंटेन कर रही है, बट उस रेक्टेंगुलर कैरेक्टर के अंदर आप देखेंगे 2 स्क्वायर कॉलम बना दिए हैं इस दीवार के द्वारा। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट, आई विल शो यू ये कैसे होता है। इस तरह से ऑब्जर्व करिए। सपोज कीजिए कि ये रेक्टेंगल आपने बनाया, ठीक है जी, और दो स्क्वायर मेंटेन हो गए ना एक रेक्टेंगल में, है कि नहीं। तो एक क्षेत्र नंदी मंडप वाला स्क्वायर, ठीक है, और एक क्षेत्र जो मेन टेम्पल वाला स्क्वायर। ओके, ओवरऑल ये क्या है, रेक्टेंगल, और इसके बाहर है आउटर वॉल, और वो आउटर वॉल भी क्या है, रेक्टेंगल। तो 2 प्रेसिंक्ट्स हैं। ऐसा कहा जाता है आउटर वॉल काफ़ी हाई है, और ये 1777 में फ्रेंच शासकों के द्वारा बनाई गई भारत में, जब वो युद्ध लड़ रहे थे। और यहाँ पर गन होल्स नज़र आते हैं जिसमें वो गन्स रख करके गोलियाँ चलाते थे, और उस समय में ऐसा कहा जाता है इसे असलहा घर की तरह भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आर्सेनल्स रखने के लिए, आर्म्स एमिनेशंस के लिए। ओके, तो इस वॉल से इस वॉल का अंतर है। इस वॉल का मेन पर्पज़ ही लड़ाई रहा और डिफेंस रहा। तो काफ़ी ऊंची वॉल है आउटर वॉल, और ये रीसेंट एडिशन है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे बृहदेश्वर मंदिर में बाद की एडिशंस नहीं हैं, बाद की एडिशंस हैं, गणेश मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर हैं, ये चीज़ें बाद में एडिशंस हुई हैं, दीवार भी बाद में एडिशंस हुई हैं। तो इस तरह की लिटर एडिशंस नज़र आती हैं, अलग अलग शासकों के द्वारा इसमें एडिशंस हुई हैं। चोलों ने तो यहाँ पर चीज़ों का निर्माण किया, विजयनगर शासकों ने एडिशन की, नायकों ने एडिशन की, और मराठा शासकों ने भी एडिशन की है। जब मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो रहा था 1200 के ऑनवर्ड, तब इस क्षेत्र में तेज़ी से मुस्लिम रूलर पहुँचे। जब वो पहुँचे तो उनका कंट्रोल मदुरई के क्षेत्र में हो गया। एक तरफ मदुरई के क्षेत्र में मुस्लिम शासक हैं और दूसरी तरफ तंजौर के क्षेत्र में हिंदू शासक हैं। मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में यहाँ पर काफ़ी युद्ध हुए, और हिंदू शासकों ने बार बार मुसलमानों से हार जाने के बाद फिर से इस क्षेत्र को कंट्रोल में लिया, और जब जब वो कंट्रोल में आए तो जितना भी डैमेज ड्यूरिंग द बैटल्स हो जाता था वो उसे रिकन्स्ट्रक्ट, रेनोवेट करते थे। तो इसके कई रेनोवेशंस, कई रिकन्स्ट्रक्शंस हुए हैं। तो इसीलिए चोला टेम्पल अलग टेम्पल कहलाता है। किस टेम्पल से? कैलाशनाथ टेम्पल से। जहाँ हमने कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम का देखा था, वो 90% तक आज भी 8th सेंचुरी के वर्जन की फॉर्म में ही खड़ा है, अपने ओरिजिनल एलिमेंट्स लिए हुए। लेकिन बृहदेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको लेटर एडिशंस काफ़ी मिलते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। ओके, अलग अलग शासकों के अधीन आने की वजह से। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है ना बच्चों, समझ आया ना? डेडिकेटेड टू शिवा, सराउंडिंग बाय 2 walled precincts. The Garbhagriha is a mere 5 meters square, surrounded by a thick wall with a narrow corridor. Narrow corridor, thick wall अभी square बना के दिखाया था. Narrow corridor, that is for the circumambulation, that is the प्रदक्षिणा पथ. ओके, वो तो होगा ही। और प्रदक्षिणा पथ का मैंने दार्शनिक अर्थ भी समझा ही दिया था, फिलोसफिकल मीनिंग समझा दिया था। और वो क्या था कि ये जो हमारा जीवन है, दैट लाइफ, इस लाइफ से हम एंटर करते हैं उस पैराडाइज में जिसमें ईश्वर स्थापित हैं।
और फिर वहाँ से हम मृत्यु रूपी मुक्ति द्वार से बाहर हो जाते हैं। तो जीवन मरण के चक्करों से मुक्ति होती है। हम इस इच्छा के साथ प्रदक्षिणा पथ पर चलते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। ओके, और ये प्रदक्षिणाएं मेजॉरली क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रदक्षिणाएं करते हैं। फिर इसी तरह से आरती भी होती है। ओके, तो ऐसा कहा जाता है, वैसे कुछ लोग कहते हैं कि मूर्तियों के प्रकार को देखें, सेटलमेंट को देखें, तो कांची के कैलाशनाथपुरम में शायद एंटी क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा पथ प्रेफर्ड था। ओके, वो अलग कहानी है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा होती है। एक्सियल प्लानिंग है, डेडिकेटेड है शिवा को, 2 वॉल्ड प्रिसिंक्ट से सराउंडेड है। गर्भगृह एक स्केयर है, इट इज़ अ स्केयर सराउंडेड बाय अ थिक वॉल विद अ नैरो कॉरिडोर। एक्सियल प्लानिंग है, अभी समझ आ जाएगा, यहाँ लिखा है एक्सियल एंड सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रूल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज अ रेक्टेंगल दैट इज ऑलमोस्ट 2 स्टैक्ड स्केयर्स, जो हमने समझा दिया आपको। द मेन सेला इज प्रिसीडेड बाय 2 हिप्पोस्टाइल हॉल्स एंड अ नैरो वेस्टिबल। तो क्या है, आप पहले आउटर वॉल के गोपुरम से अंदर आते हैं, फिर इनर वॉल का गोपुरम है, तो 2 गोपुरम है पूर्व में। तो मेन गर्भगृह विमान है पश्चिम में। ओके, इसकी सेटिंग है ईस्ट टू वेस्ट। क्या है सेटिंग मेरी बच्ची? गुड गर्ल। और फिर विमान कहाँ होगा और गोपुरम कहाँ होगा? नहीं, विमान कहाँ पर होगा और गोपुरम कहाँ पे होगा बेटे? तो गुड गर्ल, चलती बताओ। तो ऐसे में आप पहले गोपुरम से एंटर हुए, फिर दूसरे गोपुरम से एंटर हुए, फिर आपको मिला पहला स्केयर, इंटरनल वॉल जो रेक्टेंगुलर प्लान देती है उसका फर्स्ट स्केयर, दैट इज़ द नंदी मंडपा। और वृहद स्कल्पचर है यहाँ नंदी का, जो एक सिंगल स्टोन ऑफ ग्रेनाइट से निकाला गया है, बहुत बड़ा वृहद, दिखाएंगे। इस मंडप में एंटर हुए आप, नंदी मंडप में आगे बढ़े, आपको मिला ध्वज स्तंभ। क्या मिला बेटे? ध्वज स्तंभ। और इस ध्वज स्तंभ से जैसे ही आप आगे गए तो अब स्टार्ट हो जाएगा सेकंड स्केयर, उस लार्ज रेक्टेंगुलर स्कीम का सेकंड स्केयर। और इस सेकंड स्केयर में आपको क्या मिलना चाहिए? आपको मिलेगा मुखमंडप, आपको मिलेगा महामंडप, और फिर आपको मिलेगा एक नैरो अंतराल, दैट इज़ द वेस्टिबल। और वहाँ से जब आप अंतराल से होते हुए अंदर गए तो आपको मिला गर्भगृह। और गर्भगृह के ऊपर उसका एपेक्स बनता है विमान के रूप में, जिसे हम विमान कहते हैं। और उस पर है एक क्यूपोला, जिसे कि फिनियल शेप प्रोवाइड की गई है। और क्यूपोला दैट इज़ द शिखरा, जिसके ऊपर है एक कलश। ओके, और विमान स्केयर प्लान की फॉर्म में है, जो कि स्केयर के ही रूप में रहता है कुछ हाइट तक, और वहाँ से फिर उसकी लाइन्स रिसीड करना शुरू करती हैं और एक पिरामिडल शेप एंटर हो जाती है, लगभग 13 मंजिली। यहाँ पर खूबसूरती इस बात की है कि बिना किसी मोटर का इस्तेमाल किए गए इस तरह से स्टोन्स को सेटल किया गया है, स्केयर देन स्केयर देन स्केयर देन स्केयर, कि जॉइंट से जॉइंट जोड़ दिए गए हैं। रत्ती भर सेंटीमीटर्स इंचेस में भी आज दिन तक की कोई प्ले नहीं आई, 6 अर्थक्वेक भुगते हैं इस जगह ने। बाल बांका नहीं हुआ है इस मंदिर का आज दिन तक, क्योंकि कोई मटेरियल यूज़ ही नहीं किया जोड़ने के लिए, बस जॉइंट सिस्टम के बेस पे बनाया गया है। आई बात समझ में? सब दृश्य दिखा दूंगा, पहले जो हमारी सोचने की शक्ति है उस हिसाब से इमेजिन किया करो। ओके, अपनी शक्ति का प्रयोग किया करो। तो मेन सेला माने वही गर्भगृह, प्रिसीडेड बाय, पहले क्या आता है उसके? 2 हिपोस्टाइल हॉल्स, मुखमंडप, महामंडप, एंड अ नैरो वेस्टिबल। क्लियर? एंटर्ड थ्रू अ पिलर्ड पोर्टिको ऑन द वेस्ट। ओके।